हेलो स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस देखते हैं। तो 12 ग्राम यूरिया was dissolved in 1 liter water and 68.4 gram of sucrose was dissolved in 1 liter of water. Expected depression in freezing vapor pressure of urea will be depression in vapor pressure of urea will be more than that of sucrose solution, less than that of the sucrose solution, double than that of the sucrose solution and equal to sucrose solution। तो देखो, जब भी आपको वेपर प्रेशर की कंपैरिजन करनी हो, बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करनी हो, फ्रीजिंग पॉइंट की कंपैरिजन करनी हो या ऑस्मोटिक प्रेशर की कंपैरिजन करनी है, तो आप नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिटरमाइन कर लीजिए। और याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था, इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस vapor pressure decreases, boiling point increases, freezing point decreases and osmotic pressure increases। ये याद रख लेना। ओके, तो कंपेयर करना है, तब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल फॉर यूरिया निकाल देते हैं। देखो, फॉर यूरिया सॉल्यूशन आपको गिवन है 12 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वाटर। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? मोल मल्टीप्लाई बाय 1 टॉप फैक्टर आई। अब देखो, मोल गिवन नहीं है तो वेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे? मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 फैक्टर आई। यूरिया का मास कितना गिवन है? 12 ग्राम। उसका मोलर मास कितना होगा? यूरिया का मोलर मास होता है 60। और यूरिया वो आइडियल सब्सटेंस है, उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा। तो इसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा तो 1, तो 1/5 क्या होगा? 0.2। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने होंगे? 0.2। अब देखते हैं 68.4 ग्राम सुक्रोज dissolved in 1 liter of water. If 68.4 gram of sucrose dissolved in 1 liter water, the number of solid particle, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या है? मोल मल्टीप्लाई बाय 1 टॉप फैक्टर आई। मोल क्या है? तो ये मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 टॉप फैक्टर आई। मास कितना गिवन है? 68.4 अपॉन मोलर मास, तो सुक्रोज का मोलर मास कितना है? 342 मल्टीप्लाई बाय 1 टॉप फैक्टर आई। तो सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 68.4 डिवाइडेड बाय 342, तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? सेम। यदि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम होगा तो वेपर प्रेशर विल बी सेम। यदि याद रखना, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम होगा तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा। तो देखो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ यूरिया is 0.2, number of solid particle of sucrose is also 0.2, मतलब number of solid particle are same, therefore vapor pressure will be same। तो दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम होगा। बोलो, इसमें कुछ डाउट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट है। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब KF, KB, और क्रायोस्कोपिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? KF। तो उसका क्या होगा? इब्यूलोस्कोपिक KB डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ओके, तो मोलालिटी है तो क्या होगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। डेल्टा TB का यूनिट हम केल्विन भी रख सकते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस केल्विन और सेंटीग्रेड में सेम ही होगा। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो, केबी की फॉर्मूला बनानी है तो क्या होगा? केल्विन, ग्राम ग्राम कैंसल, 1 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो क्या होगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो केबी की फॉर्मूला क्या हो गई? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और देखो, हम इसमें देरी नहीं करते, मोलारिटी के चाहिए, तो मोलारिटी में क्या होगा? यदि हमको मोलारिटी चाहिए तो केबी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा TB अपॉन M और एक केल्विन और एक मोलारिटी इनवर्स। तो केबी की फॉर्मूला हो गई केल्विन मोलारिटी इनवर्स। तो समझ में आ गया ये पॉइंट? चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
of the following solution should have the highest boiling point? Which of the following solutions should have the highest boiling point? तो आपको चार सब्सटेंस दिए गए, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिटरमाइन करना है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल मल्टीप्लाई बाय 1 टॉप फैक्टर आई। तो देखो फर्स्ट है 1 मोलर NaOH, तो जितनी मोलारिटी है ना इतना मोल ले लो। तो एक 1 मोलर है तो 1 मोल। NaOH के लिए डिसोसिएशन होगा तो Na प्लस और OH माइनस बनेंगे। तो नंबर ऑफ आयन कितने होंगे? 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, 1 मोलर Na2SO4। अब Na2SO4 का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा? 2 Na प्लस और SO4 माइनस 2। तो देखो मोल, तो Na2SO4 में मोल कितने हैं? 1 और 1 टॉप फैक्टर आई 2 प्लस 1 कितने होंगे? 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। ऑप्शन सी 1 मोलर NH4NO3। यदि NH4NO3 का आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? NH4 प्लस एंड NO3 माइनस 1। तो 1 मोलर तो उसका मोल कितना होगा? 1 और NH4 प्लस एंड NO3 माइनस कितने आयन बनेंगे? 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। और 1 मोलर KNO3। अब KNO3 का आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? K प्लस एंड NO3 माइनस। जितने मोलर दिए इतने मोल लिख दो 1। और कितने आयन प्रोड्यूस हुए? 2। तो इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस, याद रखना, इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो जिसका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है, 2 3 2 3, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to freezing point of benzene when naphthalene is added? तो देखो मेरे पास बेंजीन एज अ सॉल्वेंट है। ओके, यदि इसमें मैं नेप्थेलिन ऐड करूंगा तो क्या होगा? तो नेप्थेलिन है ना, वो सॉल्यूट है। यदि मैं सॉल्वेंट में नेप्थेलिन सॉल्यूट ऐड करता हूं, वो कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब मैं बेंजीन सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तब क्या होगा? वेपर कम बनेगी। क्यों वेपर कम बनेगी? क्योंकि अब सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होगा, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सरफेस इज हायर देन। अब देखो, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की कंपैरिजन करनी है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के बीच में। तुमको मालूम है पाई इज इक्वल टू CRT। ये फॉर्मूला कैसे बनी वो भी देख लो। तुम्हारे पास फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू NRT, वो तो मालूम है ना। तो पाई इज इक्वल टू N/VRT। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू N/VRT। तो N/VRT मोल पर लीटर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो RT कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन।
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो हम बोलेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज हायर देन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज हायर देन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में जो करवाया था एक बार फिर से बोल देता हूं तो आप कर सको अच्छी तरह। ध्यान आप जो यदि मेरे पास सॉल्वेंट है, ओके, वो वोलेटाइल है, इसमें यदि मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं तो जैसे सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा तो याद रखना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो याद रखना जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होता है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। आपको ये याद रख लेना, तब एक दूसरे के रिलेशन भी देख सकते हो। तो देखो किस तरह रिलेशन देखना है। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4 इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, सी का बी से बॉइलिंग पॉइंट, सी के कंपैरिजन में बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बी के कंपैरिजन में ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और ए के कंपैरिजन में डी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका मीनिंग क्या होगा, इफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। मतलब डायरेक्ट रिलेशन देखना चाहे तो क्या होगा, यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है सी के कंपैरिजन में बी, बी के कंपैरिजन में ए, और ए के कंपैरिजन में डी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में फ्रीजिंग पॉइंट लिखे तो उससे उल्टा हो जाएगा, सी के कंपैरिजन में बी, बी के कंपैरिजन में ए, और ए के कंपैरिजन में डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखो ओके, तो सबसे कम किसका होगा, डी। तो सबसे कम डी कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी डी है। ओके, तो सबसे कम डी है ना। देखो सारे सर एक बी सी डी सब ऑप्शन में सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट डी का। अब डी के कंपैरिजन में ए ज्यादा है और ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा है। तो देखो डी के कंपैरिजन में ए ज्यादा है और ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा है, लेकिन यहां पे कम बताया तो ये गलत है। और देख लो हमारा सही आंसर ए है। ओके, मतलब ए आंसर, इसमें चेक कर लो इसमें से कौन सा आंसर है। डी के कंपैरिजन में ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगा, हाँ है। लेकिन ए के कंपैरिजन में बी की वैल्यू ज्यादा होगी, है। और बी के कंपैरिजन में सी की वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं, ये कम बताई गई है तो ये गलत है। एक मिनट, डी के कंपैरिजन में ए की वैल्यू ज्यादा, हाँ है। ए के कंपैरिजन में बी की वैल्यू ज्यादा है और बी के कंपैरिजन में सी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये आंसर आ जाएगा। चेंज कर लेते थे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ए पकड़ के लिख लो कि फ्रीजिंग पॉइंट ए हमारा, सी के कंपैरिजन में बी की वैल्यू कम होगी, बी के कंपैरिजन में ए की वैल्यू कम होगी और ए के कंपैरिजन में डी की वैल्यू कम होगी, मतलब सी का सबसे ज्यादा होगा। तो सी का सबसे ज्यादा यहाँ पे है,
आप यहां से भी निकाल सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का। तो सबसे ज्यादा सी देखो यहां पे ही है, एक कम है, ये भी कम है, तो सबसे ज्यादा यहां पे ही है। तो यहां पे चेंज कर लेना, क्वेश्चन ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। जब भी आपको वन टॉप फैक्टर पूछा जाए तो आप ऐसा सोच लेना कि 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। अब देखो KCl है, KCl का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा, K प्लस और Cl माइनस। 100% आयोनाइजेशन होता है तो वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएशन होने से जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बनते हैं ना वो, तो डिसोसिएशन होने से तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने बने, एक और एक दो। तो KCl के लिए वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखते हैं NaCl। तो NaCl का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, 2। तो वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू भी होगी 2। और K2SO4, K2SO4 का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा, 2K प्लस और SO4 माइनस 2। तो K2SO4 का आयोनाइजेशन होने से 3 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। तो देखो, तो KCl, NaCl और K2SO4 के लिए रिस्पेक्टिवली 2, 2 और 3, तो 2, 2 और 3, ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज एडवाइज टू एड इथिलीन ग्लाइकोल टू वाटर इन कार रेडिएटर व्हाइल ड्राइविंग इन हिल स्टेशन। जब हम हिल स्टेशन पे ड्राइव करते हैं ना, तो कार के रेडिएटर में वाटर के साथ साथ इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करने के लिए एडवाइस दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो, तो कार के रेडिएटर में हमने वाटर यूज किया है एज ए सॉल्वेंट। ओके, ये जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में से आइस बन जाएगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, मतलब वाटर फ्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब देखो हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हाँ, और रेडिएटर में वाटर होगा, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेडिएटर में जो वाटर है ना वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब हमारी कार बंद हो जाएगी फिर। ओके, मतलब कार कितने टेम्परेचर पे बंद हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन यदि हम इसमें इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, यदि हम उसमें इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, तो इथिलीन ग्लाइकोल है ना सॉल्यूट है, वो भी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब वाटर के कार के रेडिएटर में वाटर में हम इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी अब वाटर फ्रीज नहीं, अब वो सॉल्यूशन, वो वाटर इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होगा, मतलब हमारी गाड़ी स्टॉप नहीं होगी, तो हम आगे जा सकते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि जब हिल स्टेशन पे आप जाते हो तो कार के रेडिएटर में वाटर के साथ स्मॉल अमाउंट में इथिलीन ग्लाइकोल भी ऐड कर लो। कितना अमाउंट ऐड करना चाहिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why on addition of 1 mole of NaCl to 1 liter of water, पहले मैं ये क्वेश्चन ले लूं, चलो देख लो ये। Why soda water bottle kept at room temperature freeze on opening? ओके, देखो यदि हमने एक सोडा बॉटल रखी है, सोडा बॉटल, ओके, इसमें कौन सा लो अप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखो एक बॉटल है बंद है अभी, ओके, रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सोडा वाटर बनाने में हम क्या यूज करते हैं, हेनरी लॉ। गैसियस को जब भी हम इसमें डिसॉल्व करते हैं तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ solubility is proportional to
पार्शियल प्रेशर। जैसे ही हम ओपनर से ओपन करेंगे ना बॉटल से, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा इन फॉर्म ऑफ बबल्स। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल हमको दिखाई देंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, जब हम ओपनर से ओपन करेंगे बॉटल तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो डिसॉल्व है वो निकल जाएंगे बाहर इन फॉर्म ऑफ बबल्स। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्शन, व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो देखो मेरे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में 1 मोल NaCl ऐड करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन 1 लीटर वाटर में 1 मोल मिथाइल अल्कोहल ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों? चलो देखो, तो मेरे पास 1 लीटर वाटर है, सॉल्वेंट, इसमें 1 मोल में सॉल्यूट ऐड कर लूं तो NaCl जो सॉल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अरे समझ लो, यदि मेरे पास वाटर है सॉल्वेंट, यदि इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो अब सरफेस पे मेरे पास सॉल्वेंट के साथ साथ सॉलिड भी आ जाएगा, और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर तो बनेगी नहीं। तो वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की ही बनेगी, मतलब वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मतलब समझ में आ गया, 1 लीटर वाटर में जब 1 मोल NaCl ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब देखो यहां पे यदि वाटर में मैंने 1 मोल मिथेनॉल ऐड कर लेता हूं, ये मिथेनॉल है ना वो वोलेटाइल है, मतलब वाटर भी वोलेटाइल है और मिथेनॉल भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी? वेपर में कन्वर्ट होने की होगी। और दूसरी बात बता दूं, वाटर के कंपैरिजन में मिथेनॉल की वोलेटिलिटी ज्यादा है मिथाइल अल्कोहल की, तो उसकी टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की वाटर से भी ज्यादा है, तो वेपर बहुत ज्यादा बन जाएगी। यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरिया? जब हिली एरिया है जहां पे स्नोफॉल होता है वहां पे समझो कि स्नोफॉल से और रोड कवर हो गए बाई स्नो। ओके, तो स्नो कवर रोड है मेरे पास, मतलब रोड पे सिर्फ और सिर्फ एज ए सॉल्वेंट स्नो है। ओके, अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्नो की मेल्ट हो जाएगा, स्नो मेल्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब स्नो 0 डिग्री पानी होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में स्नो बन जाएगा, स्नो बन जाएगा, स्नो होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्नो की मेल्टिंग स्टार्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो जहां पे हिली एरिया है, जहां पे स्नोफॉल हो रही है, वहां पे टेम्परेचर समझ लो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्या होगा? रोड पे स्नोफॉल हो गई, अब एरिया का टेम्परेचर, वो एरिया का टेम्परेचर यदि -1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो स्नो वही रहेगा, रोड पे ही रहेगा। क्यों? स्नो की मेल्टिंग कब होती है? उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे ज्यादा होगा तब ये स्नो पिघलेगी, वरना पिघलेगी नहीं, मतलब मेल्ट नहीं होगी, तो स्नो ही रहेगा। अब देखो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो -1 है, तो स्नो निकालने के लिए, कवर इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर लेते हैं? NaCl।
ये NaCl मैंने ऐड किया, वो सॉल्यूट है, वो भी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यदि इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो अब देखो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, सोच लो -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जैसे ही -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब ये माइनस, अब पहले देखो, पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता था, अब -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -1 है तो वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो स्नो पिघल जाएगी, तो वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होके हमको वाटर मेल्ट, रोड कवर जो हुआ था स्नो से, वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डॉक्टर एडवाइज गार्गल्स बाय सैलिन वाटर? नहीं, हमको सॉर थ्रॉट होता है, सॉर थ्रॉट होता है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, आप नमक वाला पानी से गार्गलिंग कीजिए, मतलब ओ करो। ऐसा क्यों बोलते हैं कि समझो कि यहाँ हमको जो सोर थ्रॉट होता है ना, वो नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो समझो ये जो है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया आ चुके हैं, ये बैक्टीरिया आ गए। हम यदि हम सैलिन वाटर से करेंगे, नमक वाला वाटर से ग्रैगलिंग करेंगे तो ऑस्मोसिस होगा। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या होगा, ये बैक्टीरिया के जो सेल है ना, उसके कंपैरिजन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, तो सेल में से वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे सेल जो है, बैक्टीरिया का सेल है, वायरस का सेल होता है, वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो डेड हो जाएगा, तो हमारा शॉर्ट थ्रोट चला जाएगा। ओके, तो अच्छी तरह एक कर लो। आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन के लिए एक लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके।